नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एडिबल ऑयल्स इन इंडिया। वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, 3 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट्स सही है दोस्तों। देखिए, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। देखिए, वैसे वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में, पाम ऑयल्स के बारे में, हमारा जो पॉलिसी है उसके बारे में हमने 2-3 वीडियोस बनाया है, चैनल में अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट से आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। देखिए, वैसे इंडिया जो है इट प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द रफली 2.4 करोड़ टन्स ऑफ एडिबल ऑयल दैट इट कंज्यूम एनुअली। एनुअली इंडिया जो है 2.4 करोड़ टन्स ऑफ एडिबल ऑयल कंज्यूम करते हैं। एडिबल ऑयल मतलब क्या होता है? जो हम खा सकते हैं, ठीक है। नाउ बाकी पूरा जो है वो इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा हम इंडोनेशिया एंड मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल जो है, सोया ऑयल हम करते हैं ब्राजील एंड अर्जेंटीना से। सनफ्लावर ऑयल हम रशिया एंड यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। नाउ स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। According to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, total domestic blend of edible oils in the country is approximately 250 lakh metric tons per year। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टोटल डोमेस्टिक डिमांड की बात कर रही है 250 लाख मेट्रिक टन्स पर ईयर है, फ्रॉम विच अराउंड 60% ऑफ एडिबल ऑयल्स कंज्यूम्ड इन द कंट्रीज मेड थ्रू इंपोर्ट्स। तो देखिए हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसका अबाउट 60% हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 1 क्या है? इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ये सही है। पाम ऑयल इज द मोस्ट इंपोर्टेड एडिबल ऑयल बाय इंडिया। इसके बारे में मैंने बताया नहीं आपको। देखिए, पाम ऑयल क्रूड प्लस रिफाइंड इंपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 60% ऑफ टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्टेड। तो टोटल जो एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसका 60% करीब हम पाम ऑयल करते हैं। इसका जो 54% है हम इंडोनेशिया एंड मलेशिया से करते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा पाम ऑयल हम इंडोनेशिया एंड मलेशिया से करते हैं। पर देखिए दोस्तों, मैंने करीब 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल का इंपोर्ट्स हम करते हैं वो कम होने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया डोमेस्टिकली कंज्यूम करने वाला है ज्यादा पाम ऑयल। वो अपना जो डीजल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसमें ज्यादा पाम ऑयल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनका जो एक्सपोर्ट से कम होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाला है। वैसे हमारा एक नेशनल ऑयल पाम पॉलिसी करके कुछ है, मैं एक्चुअली पूरा नाम भूल गया, उसके थ्रू हम काफ़ी सारे पाम ऑयल प्लांटेशंस लगा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, और अंडमान में भी शायद। आप ये सब चेक कीजिएगा। देखिए, मैं जब क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करा रहा हूँ, ठीक है। ये सब आप चेक कीजिएगा प्रीलिम से पहले। सो मेजर एडिबल ऑयल्स कंज्यूम कौन कौन से, ये भी लिखा है। मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सेसाम ऑयल, नाइजर सीड, सफ्लोर सीड, कैस्टर एंड लिंसीड, ये सब देख लीजिएगा। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Question number 2, consider the following statements about Insurance Regulator and Development Authority of India IRDAI। Which of the statements above are correct? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, 1 and 2 only, statement 3 गलत है। देखिए, ये बात तो आपको पता होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे टॉप अथॉरिटी आप बोल सकते हो, रेगुलेटरी बॉडी भी है। नो, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ आर एन मल्होत्रा कमेटी। बिल्कुल सही है दोस्तों। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है? जब पार्लियामेंट से पास किया हुआ एक एक्ट से या फिर स्टैट्यूट से एक बॉडी जब बनता है उसे आप स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हो। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से कोई एक बॉडी एस्टैब्लिश होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो स्टेटमेंट 1 के बारे में तो लिखा है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। 1993 में आर एन मल्होत्रा कमेटी सेटअप हुआ था, उन्हीं के रिकमेंडेशन से IRDAI सेटअप हुआ था, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है दोस्तों। IRDA बेसिकली एक 10 मेंबर बॉडी है, इंक्लूडिंग चेयरमैन, 5 फुल टाइम एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इधर क्या लिखा था? इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैन नॉमिनेट मेंबर्स अथॉरिटी। ऐसा कुछ नहीं है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं इनके मेंबर्स को। टोटल 10 मेंबर्स है। नाउ 5 फुल टाइम मेंबर्स है, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स भी है। सो न्यूज क्यों आया था ये भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? नाउ द आंसर इज ऑप्शन A, 1 ओनली। देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप में से कई लोग इसे यूज करते होंगे जब भी हमें कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करना होता है। कई लोग VPN ऑन करके करते हैं। VPN ऑन करने से क्या होगा? हमारी जो IP एड्रेस है वो हाइड होगा और अब हम
दूसरे कंट्री से लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा दोस्तों, चाइना में अगर आप जाओगे तो आप उधर से आप ये फेसबुक वगैरह एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो लोग क्या करते हैं, वीपीएन ऑन करते हैं। तो वीपीएन ऑन करके इंडिया से भी आप मतलब लोकेशन चेंज करके लॉगिन कर सकते हो। ये सब मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता होगा। तो देखिए स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। पहला तो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज अ सर्विस दैट हेल्प्स इंटरनेट यूजर्स टू स्टे प्राइवेट ऑनलाइन बाय हाइडिंग देयर आईपी एड्रेस। ये एक डेफिनेशन है, बेसिकली अपना आईपी एड्रेस वो हाइड कर सकता है, पता नहीं चलेगा कहां से लॉगिन हो रहा है, ठीक है। और वीपीएन टेक्नोलॉजी इज नॉट लीगलाइज्ड इन इंडिया लिखा है, ये गलत है दोस्तों। वीपीएन टेक्नोलॉजी लीगलाइज्ड है, इंडिया में अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से कई सारे वीपीएन ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऐप्स अवेलेबल है। देखिए इसमें क्या लिखा है, वीपीएन एस्टैब्लिशेस एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन द यूजर्स कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग ए प्राइवेट टनल ऑफ देयर फॉर देयर डाटा, मेकिंग देम एनोनिमस एंड ब्लॉकिंग एनीवन फ्रॉम ट्रैकिंग देयर मूवमेंट्स। कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, बेसिकली हमें दूसरा एक प्राइवेट टनल में लेके जाएगा। तो उनके वो प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो जो सेटअप करेंगे उसी के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, तो किसी और को पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक बेसिकली एक टाइप का सीक्रेट रूम है वीपीएन। नाउ स्टेटमेंट 2 गलत है, वीपीएन इंस्टॉलेशन एंड यूसेज लीगल है इंडिया में, और वीपीएन अडॉप्शन जंप्ड मैनिफोल्ड इन इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 as कंपनी मूव टू सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो वीपीएन नेटवर्क अडॉप्शन आजकल इंडिया में ज्यादा हुआ है। 2021 के फर्स्ट हाफ में बहुत सारे लोग वीपीएन अडॉप्ट किया है। एंड इंडिया का जो 1.38 बिलियन पॉपुलेशन में वीपीएन इंस्टॉलेशन पेनिट्रेशन वेंट अप फ्रॉम ओनली 3.28 टू 24.27%। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इस तरह का स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो देखिए पहले केवल 3.28% वीपीएन इंस्टॉल करता था, आजकल वो 24.27 हो गया, वो भी फर्स्ट 6 months ऑफ 2021 में, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are part of guidelines issued by the World Meteorological Organization and the United Nations Economic and Social Commission for the Asia Pacific ESCAP to name cyclones। आप सबको पता होगा, हमने काफी बार डिस्कस किया है, इंडियन ओशन रीजन में जब भी कोई साइक्लोन ओरिजिनेट होता है इसका नेमिंग होता है, एक एक बार एक एक कंट्रीज नेम देते हैं। तो उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस भी है इन दोनों का, बेसिकली डब्ल्यूएमओ और एस्काप का, इसके बारे में है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। वीडियो पोस्ट और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, चारों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। देखिए पूरा डिटेल्स इधर लिखा है, मैं आपको स्टेटमेंट के हिसाब से बताता हूं। देखिए जब भी कोई कंट्री नाम प्रपोज करता है ना साइक्लोन का, दैट मस्ट बी न्यूट्रल टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर्स, रिलीजियस बिलीफ्स, कल्चर, जेंडर्स एक्सेट्रा। मतलब किसी भी तरह किसी को हर्ट नहीं करना है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब आप कोई साइक्लोन का नाम दे तो ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रिटी का नाम दे दिया या किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का रिलीजियस बिलीफ्स नहीं हर्ट होना चाहिए, किसी का कल्चर, जेंडर कुछ भी नहीं हर्ट होना चाहिए। फिर द नाम मस्ट बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस एंड इनऑफेंसिव टू एनी मेंबर। वो भी देखिए दोस्तों, ये सब कॉमन सेंस से आप बोल सकते हो, शॉर्ट होनी चाहिए। आप अगर साइक्लोन का नाम देखोगे, जैसे कि साइक्लोन कौन कौन सा अभी रिसेंटली जो आया है साइक्लोन अजानी, वो कौन दिया है, श्रीलंका ने दिया था, ठीक है। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इंडिया ने कितना साइक्लोन्स का नाम दिया है, और सबसे पहली बार साइक्लोन को इंडियन ओशन रीजन में किस कंट्री ने दिया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप आंसर बताइए। एंड इट मस्ट बी ऑफ ए मैक्स ऑफ 8 लेटर्स। देखिए 8 लेटर्स से नहीं ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे जितने भी साइक्लोन्स ओरिजिनेट हुआ है, जैसे क्या बोलते हैं साइक्लोन निसर्गा ने, साइक्लोन अम्फन, ऐसा कई सारे नाम था, साइक्लोन तेज है नहीं, भूल गया मैं भी नाम। फिर देखिए नेम्स ऑफ साइक्लोन्स, अब सॉरी मैं बताना भूल गया, 8 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए नाम जो है, ठीक है। और एक याद है मुझे साइक्लोन ओखी, साइक्लोन फेनी, ऐसा एग्जाम्पल्स हैं सारे का। देखिए अब 8 लेटर से कम है। फिर नेम्स ऑफ साइक्लोन्स डेवलपिंग ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन विल नॉट बी रिपीटेड। देखिए एक बार एक नाम दे दिया तो दोबारा वही नाम नहीं देना है, ये भी कॉमन सेंस है। तो द स्टेटमेंट्स आर वेरी सिंपल, आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ ऐसे प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो वीडियो पोस्ट करके भी पढ़ लीजिए, ठीक है। वैसे देखिए दोस्तों, ये जो डब्ल्यूएमओ एस्काप में कितने ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। तो ये सारे मिलकर नाम देते हैं। सॉरी, इसके अलावा भी है 2018 में और 5 कंट्रीज को ऐड किया था, ईरान, खत्तर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन। तो ये सारे एक एक बार रोस्टर वाइज नाम देते हैं साइक्लोन्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पुलित्जर प्राइज। करीब 2 दिन पहले हमने एक न्यूज डिस्कस किया था पुलित्जर प्राइज के बारे में, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली, स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए
वैसे पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में देते हैं दोस्तों? जर्नलिज्म, स्टोरी, पोएट्री, ड्रामा एंड म्यूजिक, इसके अलावा किसी में नहीं देते। इसमें लिखा क्या है? आर्किटेक्चर, इट इज अवार्डेड टू ए लिविंग आर्किटेक्ट हुज बिल्ट वर्क हैज प्रोड्यूस्ड कंसिस्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, लिखा है, ये गलत है। वैसे आप मुझे बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ऐसा भी एक अवार्ड है जो एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो आर्किटेक्ट देते हैं, वो कौन सा है? आप मुझे बताइए, ट्राई कीजिए। हाँ, वो भी हमने कवर किया एक बार, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है जो सही है? गोविंद बिहारी लाल वाज द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर जर्नलिज्म इन 1937, ठीक है। तो ये सही है, ये नाम ध्यान दीजिएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पुलित्जर प्राइज है ना, नॉर्मली यूएस सिटीजन्स को देते हैं, पर ये जो जर्नलिज्म वाला फील्ड है इसमें इंटरनेशनल नॉमिनेशंस भी कंसिडर करते हैं, इसलिए ये इंडियंस को भी मिला है, ठीक है। तो कभी करीब 4-5 इंडियंस को ऑलरेडी मिल चुका है पुलित्जर प्राइज जो है। और लास्ट ईयर अफगानिस्तान में तालिबान अटैक की वजह से एक जर्नलिस्ट का डेथ हुआ था ना, नाम क्या था? दानिश सिद्दीकी, शायद हो सकता है दानिश सिद्दीकी नाम है, एक बार चेक कीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, मैंने चेक किया दोस्तों, दानिश सिद्दीकी नाम है। ऐसे दानिश सिद्दीकी का नाम इधर लिखा है। ए टीम ऑफ 4 इंडियन फोटोग्राफर्स फ्रॉम रॉयटर्स न्यूज एजेंसी स्लेन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, साना इशाद माटू एंड अमित देव को मिला है 2022 पुलित्जर प्राइज फॉर फ्यूचर फोटोग्राफी फॉर देयर कवरेज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया। तो इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे गोविंद बिहारी लाल जी का नाम भी आप ध्यान दीजिएगा। आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मार्स मिशन एंड स्पेस एजेंसी, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। देखिए, इनसेट नासा का है, परसेवरेंस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, ये भी नासा का है। फिर तियानवन चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। वैसे दोस्तों अब तक 2 ही कंट्री एक रोवर लैंड किया है मार्स में, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी डिटेल्स से तो लिखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेडिशन लॉ इन इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, सेडिशन लॉ के बारे में काफी बार हमने डिस्कस किया दोस्तों, एडिटोरियल में, डेली न्यूज में, अलग अलग वीडियोस में। तो जो हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं उनको तो सेडिशन लॉ के बारे में सब कुछ मालूम होगा, ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है? सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी विच डील विद सेडिशन वाज ड्राफ्टेड बाय थॉमस बैबिंगटन मैकाले। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था सेक्शन 124A। फिर देखिए, इट वॉज नॉट एडेड इन द इंडियन पीनल कोड एनैक्टेड इन 1860 बट वॉज लेटर एडेड बाय एन अमेंडमेंट। ये भी सही है दोस्तों। एक्चुअली जब इंडियन पीनल कोड इनैक्ट हुआ था 1860 में, तब सेक्शन 124 नहीं था उसमें, बाद में इसे ऐड किया था। फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्राइड अंडर द सेडिशन लॉ। ये गलत है दोस्तों। एक्चुअली सबसे पहली बार सेडिशन लॉ के अंडर अरेस्ट हुआ था जोगेंद्र चंद्र बोस जी 1891 में। जोगेंद्र चंद्र बोस बंगोबासी न्यूज़पेपर का एडिटर भी था, एंड he wrote an article criticizing the age of consent bill for posing a threat to the religion and for its coercive relationship with Indians। तो बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बेसिकली एज ऑफ कंसेंट बिल के अगेंस्ट इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इसलिए उन्हें सेडिशन लॉ के अंडर चार्ज करके अरेस्ट किया था, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड डिस्क्रिप्शन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D, A2, B3, C1, D4। देखिए, रेमिशन मतलब क्या दोस्तों? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस का कैरेक्टर चेंज नहीं करेंगे, मतलब जो सेंटेंस, जो पनिशमेंट दिया होगा वो चेंज नहीं करेंगे, बस पीरियड ऑफ सेंटेंस, अगर 10 साल है तो उसे 7 या 6 या 5 साल करेंगे, ये होता है रिमिशन। फिर कम्यूटेशन मतलब सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ सेंटेंस फॉर ए लाइटर फॉर्म, मतलब जो पनिशमेंट दिया होगा उसे चेंज करके छोटा मोटा पनिशमेंट दे देगा, इसे आप कम्यूटेशन बोल सकते हो। फिर देखिए C1, रेस्पेक्ट, अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी और प्रेगनेंसी। देखिए, जो कन्विक्ट है अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या फिर उनका कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनका जो सेंटेंस चेंज करके कोई लेसर सेंटेंस दे देते हैं, मतलब उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी या प्रेगनेंसी वगैरह को देके थोड़ा सा कम करके देते हैं, इसे आप रेस्पेक्ट बोल सकते हो। फिर एक होता है रिप्रीव, वो है स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस फॉर ए टेम्पररी पीरियड। किसी का डेथ सेंटेंस दिया होगा, वो एग्जीक्यूशन को थोड़े दिन के लिए स्टे करते हैं ना, उसे रिप्रीव बोलते हैं।
वैसे सबके बारे में वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों चैनल में, आप सर्च कर सकते हो, पूरे डिटेल्स से लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। इसमें पार्डन के बारे में लिखा है, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पेक्ट, रिप्री के बारे में लिखा है। वैसे पार्डन मतलब आपको पता ही होगा, जब कंप्लीटली सारे सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशंस को रिमूव करते हैं, इसे बोल देते हैं पार्डन। पार्डन का पावर किन के पास है? प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी है, ठीक है। वैसे एक पीपीटी मैंने बना रखा है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में, वो मैं शॉर्टली अपलोड करूंगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 25/25 गोल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, non-communicable diseases। देखिए 25/25 क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन सेट फोर्थ ए टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बाई 25% बाई 2025। तो यूनाइटेड नेशन ने एक टारगेट रखा है 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को 25% कम करेंगे 2025 तक। इसे 25/25 बोलते हैं। अब कौन कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ये भी लिखा है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, डायबिटीज मेलिटस एंड कैंसर, ठीक है। अब देखिए ये जो चारों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, दैट अकाउंट फॉर ओवर 60% ऑफ ऑल डेथ्स ग्लोबली। ग्लोबली जितने डेथ होता है उसका 60% ये 4 डिसीजेस की वजह से होता है। वैसे इंडिया ने ऑलरेडी कमिट किया है, वो भी कोशिश करेंगे 25/25 गोल को अचीव करने के लिए। वैसे इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव करके एक इनिशिएटिव है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स टू रिड्यूस एनसीडीज इन द कंट्री। तो इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कम करने के लिए हमारा एक प्रोग्राम है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, ध्यान दीजिएगा। So question number 9 answer is option A. Question number 10. National Capital Territory of Delhi से रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है आप आंसर बताइए। Now the answer is option A, one only। देखिए वैसे दोस्तों दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर्स क्या क्या है एंड चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो इश्यूज हुआ था वो सब के बारे में 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में, देख लीजिएगा। उसमें हमने आर्टिकल 239, आर्टिकल 356 सबके बारे में बताया, ठीक है। नाउ क्या लिखा है? आर्टिकल 239AA क्रिएट्स ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली विच कैन मेक लॉस ऑन सब्जेक्ट्स अंडर द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट ऑन दीज मैटर्स लाइक पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। देखिए आप सबको पता होगा दिल्ली का कुछ अलग ही है दोस्तों। आर्टिकल 239AA उसी से रिलेट करता है। वैसे दिल्ली के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर, ये बात आपको पता है। बट जैसे बाकी स्टेट चीफ मिनिस्टर्स के पास पावर है वैसे उनके पास नहीं है। वैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के अंडर जो सब्जेक्ट्स है उसमें लॉ बना सकते हैं, पर पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस के मैटर में लॉ नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 239AA में लिखा है। सेकंड क्या है? अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर में सस्पेंड द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 239AA। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? वैसे आर्टिकल 356 के बारे में मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। देखिए क्या लिखा है, Article 239AB provides that the president may by order suspend the operation of any provision of Article 239AA। Article 356 क्या है? प्रेसिडेंट्स रूल है। वैसे अगर आर्टिकल 239AA के अंडर जो प्रोविजन से उधर सस्पेंड करना है तो आर्टिकल 239AB है, समझ गए आप? तो ये जो आर्टिकल 356 लिखा है ये गलत है, इधर होना चाहिए था आर्टिकल 239AB, राइट? सो द आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 11, The Good Friday Agreement recently seen in the news is related to the affairs of which of the following countries? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B, आयरलैंड। देखिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में भी हमने डेली न्यूज में डिस्कस किया था। ये बेसिकली इसे बेलफास्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये अप्रैल 10, 1998 को साइन हुआ था एंड इट राटिफाइड इन बोथ आयरलैंड and Northern Ireland by popular vote on May 22 that called for a devolved government in Northern Ireland। तो बेसिकली नॉर्थर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट था, बेलफास्ट एग्रीमेंट। इसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली ऐसा इश्यूज है जो सॉवरेनिटी, गवर्नेंस, डिस्क्रिमिनेशन, मिलिट्री, पैरामिलिट्री ग्रुप्स, जस्टिस एंड पुलिसिंग के बारे में लिखा हुआ है। वैसे आपको पता होगा ना, आयरलैंड अलग कंट्री है, नॉर्थर्न आयरलैंड अलग कंट्री है। नॉर्थर्न आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है अलॉन्ग विथ स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। देखिए ऑर्गन
ट्रांसप्लांटेशन से रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वो सारे इंक्लूडेड है उसमें। देखिए क्या लिखा है, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 परमिट्स बोथ डिसीज्ड एंड लिविंग डोनर्स टू डोनेट देयर ऑर्गन्स। देखिए जो लिविंग डोनर्स है वो भी अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है चाहे तो, मतलब 18 साल होनी चाहिए, ये एक रूल है। एंड डिसीज्ड जिनका डेथ हुआ है उनका भी ऑर्गन डोनेट हो सकता है, पर बेसिकली इनका जो इमीडिएट रिलेटिव्स है उनका कंसेंट चाहिए। सेकेंड क्या है, लिविंग डोनर्स मस्ट बी ओनली इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो जो लिविंग डोनर्स है ओनली ब्लड रिलेटिव्स को ही ऑर्गन डोनेट कर सकता है, पर स्पेशल केसेस में दूसरों को भी अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है, ऐसा रूल कहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है। फिर लिविंग डोनर्स कैन डोनेट ओनली वन पेयर ऑफ देयर किडनी, पोर्शन ऑफ पैंक्रियास एंड पार्ट ऑफ लिवर। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए हमारे पास 2 किडनी है, उसमें से एक आप डोनेट कर सकते हो। हमारा पैंक्रियास जो है उसका एक पोर्शन आप डोनेट कर सकते हो। हमारा लिवर जो है उसका भी एक पार्ट आप डोनेट कर सकते हो। वैसे लिवर पैंक्रियास वगैरह आप डोनेट करने से भी फिर से वो रीग्रो होता है, ठीक है। कुछ ही महीनों के अंदर वो पूरा जो पहले जैसा कंडीशन में आ जाएगा, समझ गए। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। बाकी पूरा डिटेल से लिखा है दोस्तों। देखिए हम क्या क्या डोनेट कर सकते हैं। वैसे डिसीज डोनेट्स में डोनेट, देखिए जो जिनका डेथ हो चुका है वो क्या क्या डोनेट कर सकता है। एक तो लाइफ सेविंग ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, लाइक किडनीज, लिवर, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। यूट्रस ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, पर यूट्रस को एज ए लाइफ सेविंग ऑर्गन मानते नहीं है हमारे लॉज के अंदर। फिर ऑर्गन्स आर टिश्यूज फ्रॉम ए पर्सन डिक्लेयर्ड लीगली डेड कैन बी डोनेटेड आफ्टर कंसेंट फ्रॉम द फैमिली हैज बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है। जिनका डेथ हुआ है उनका जो फैमिली है उनका कंसेंट ऑब्वियसली चाहिए होगा। नाउ बाकी कुछ डिटेल्स लिखा है, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबल कॉइन्स। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज डिजाइंड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वॉलेटिलिटी एंड इज 100% स्टेबल। देखिए दोस्तों स्टेबल कॉइन्स 100% स्टेबल नहीं है, एज द नेम इंडिकेट्स। नाउ क्या होता है स्टेबल कॉइन्स? इट इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट इज टिपिकली पेग्ड टू एन एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी। देखिए ऐसा एक क्रिप्टो करेंसी जो एक गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी से लिंक्ड रहता है। लिंक नहीं बोल सकता, बेसिकली वो क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू है ना दोस्तों वो एक गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी से कनेक्टेड होगा। मतलब गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी का जो वैल्यू जिस तरह ऊपर नीचे जाता है उसी तरह वो क्रिप्टो करेंसी का भी वैल्यू ऊपर नीचे जाएगा। इस तरह जो कॉइन्स है इसे स्टेबल कॉइन्स बोलते हैं, या फिर फिएट कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स बोलते हैं, दैट इज कोलैटरलाइज्ड बाय फिएट मनी सच एज यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड एक्सेट्रा। और कुछ स्टेबल कॉइन्स ऐसा है जो मल्टीपल एसेट से भी बैक्ड रहता है, जैसे कि कमर्शियल पर्पस, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, प्रेशियस मेटल्स एक्सेट्रा। मतलब किसी ना किसी करेंसी से या फिर एसेट से, फाइनेंशियल एसेट से ये लिंक्ड रहेगा, मतलब उसका बैकअप रहेगा उस क्रिप्टो करेंसी के पास। इसे आप स्टेबल कॉइन्स बोल सकते हो या फिर फिएट कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स बोल सकते हो। और एक स्टेबल कॉइन्स है क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स। ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के साथ लिंक्ड रहता है। ये these are more decentralized than their peers and are backed by cryptocurrencies, ठीक है। ये जो स्टेबल कॉइन्स है ये क्रिप्टो करेंसीज का बैकअप रहता है इनका, और ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है जैसे क्रिप्टो कॉइन्स है। नाउ नॉट ऑल स्टेबल कॉइन्स आर 100% प्राइस स्टेबल। अब देखिए दोस्तों, जब एक स्टेबल कॉइन कोई भी एक फाइनेंशियल एसेट से लिंक्ड रहेगा या फिर उसी का बैकअप इस क्रिप्टो करेंसी को होगा, तो वो जो फाइनेंशियल एसेट का वैल्यू चेंज करने से उसका भी वैल्यू में फर्क आएगा ना। तो आप ये नहीं बोल सकते हो 100% प्राइस स्टेबल है, ठीक है। नाउ न्यूज क्या आया था, क्रिप्टोस क्रैश आज स्टेबल कॉइन टेरा लूजेस इट्स डॉलर पेग, ठीक है। तो क्रिप्टो क्रैश हुआ था रीजनली, एक स्टेबल कॉइन है टेरा उसका, तो ये न्यूज में आया था। सो द आंसर इज इट इज डिजाइन टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वॉलेटिलिटी एंड इज 100% स्टेबल। ऐसा हम बोल नहीं सकते। जो फाइनेंशियल एसेट का बैकअप एक स्टेबल कॉइन का रहता है उसका वैल्यू चेंज होने से इसका भी वैल्यू में चेंज हो सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना ही होगा, ये ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। इट हैज लेड टू द फेस आउट ऑफ 99% ऑफ ओजोन रिपीटिंग केमिकल्स इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये बात सही है दोस्तों। ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से 99% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स का फेस आउट हुआ था, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो यूज होता है रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में।
फिर क्या है, पार्ट्स ऑफ डिप्लीटेड ओजोन लेयर हैव बीन रिकवरिंग since at least early 2000। तो 2000 से आप बोल सकते हो जो डिप्लीटेड ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। फिर तीसरा स्टेटमेंट जो गलत है, एट प्रोजेक्टेड रेट्स द डिप्लीटेड ओजोन लेयर एट द सथेन हेमिस्फीयर एंड पोलर रीजन्स विल हील कंप्लीटली बाय 2030। ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, देखिए क्या लिखा है, एट प्रोजेक्टेड रेट्स द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड मिड लैटिट्यूड जोन विल हील कंप्लीटली बाय 2030 व्हेल द सथेन हेमिस्फीयर रिपेयर्ड बाय 2050 पोलर रीजन्स इन द फॉलोइंग डिकेड। समझ गए? तो अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है अलग अलग रीजन को, जैसे कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड मिड लैटिट्यूड जोन 2030 तक कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा या फिर हील हो जाएगा, सथेन हेमिस्फीयर 2050 तक, पोलर रीजन्स फॉलोइंग डिकेड में, ठीक है, मतलब 2060 में। अब देखिए इधर लिखा है सथेन हेमिस्फीयर एंड पोलर रीजन्स कंप्लीटली हील हो जाएगा 2030 तक, ये गलत है, ठीक है, वैसे होना चाहिए था 2050 एंड 2060। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है ये लिखा है, आप पढ़ सकते हो दोस्तों, वैसे काफी बार हमने डिस्कस किया ही है। सो द आंसर इज ऑप्शन हियर 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। फाइनल क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन और डेवलपमेंट। देखिए फिस्कल पॉलिसी एक होता है और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी है। बेसिकली देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू रेट्स डिसाइड करते हैं। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो वो रिपो रेट इंक्रीज करते हैं ताकि बैंक रेट इंक्रीज हो जाए और मनी सप्लाई कम हो जाए इकोनॉमी में, इस तरह, ठीक है। तो वो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। ये क्या होता है? इट इज द मीन्स बाय विच ए गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट्स। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक का है, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें वो अपना स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स एडजस्ट करते हैं। किस लिए? टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस इन नेशंस इकोनॉमी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस करने के लिए वो अपना स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स को कंट्रोल करते हैं ना, उसे आप फिस्कल पॉलिसी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी क्या कहता है? यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन और डेवलपमेंट। दोनों सही है दोस्तों। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह को गवर्नमेंट यूज करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आपके डाउट्स कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जेन्युइन डाउट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।